अस्सलामुअलैकुम एंड आप वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हमारी ज़िंदगी की रफ़्तार इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि सुबह से शाम तक हम सब किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहते हैं। जॉब, बिज़नेस, बच्चे और उसके बाद मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब के दरमियान अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सारा दिन सिर्फ हमारे चंद लम्हों के इंतज़ार में बैठे होते हैं, और वो हैं हमारे वालिदैन। बढ़ती उम्र के साथ इंसान की ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। उन्हें महंगे तोहफ़ों या कीमती चीज़ों से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ, इनके साथ बैठ के कुछ बातें करना, एक मुस्कुराहट और चंद लम्हों की तवज्जो चाहिए होती है। कभी इनके पास बैठकर चाय पी लेना, इनसे इनके पुराने किस्से सुन लेना या सिर्फ ये पूछ लेना कि आपका दिन कैसा गुजरा, इनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। तो अगर हम इनके साथ नहीं रहते तो दिन में एक कॉल कर सकते हैं, एक वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो वो भी ज़रूर किया करें। और अगर एक ही घर में रहते हैं तो मोबाइल को चंद मिनट के लिए एक तरफ रख कर इनके साथ बैठ जाएं। कभी इनके साथ वॉक पर निकल जाएं, कभी इनकी पसंद का खाना खा लें या इनसे घर के किसी मामले में मशवरा ले लें। या यही जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इन्हें ये एहसास दिलाती हैं कि वो आज भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो याद रखें, वक्त गुजर जाता है लेकिन जो लम्हे हम अपने वालिदैन के साथ गुजार लेते हैं वही ज़िंदगी की सबसे कीमती यादें बन जाते हैं। इसलिए आज अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से रोज़ाना कुछ वक्त उन लोगों के लिए ज़रूर निकालें जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए वक्फ़ कर दी। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करेंगे बच्चों की अच्छी सेहत, इनकी नशोनुमा और कद बढ़ाने के बारे में, क्योंकि बच्चों की जो कमज़ोर सेहत है और उनका कद का ना बढ़ना आजकल वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और इसकी शायद एक वजह ये भी है कि बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते, जिस वजह से जो उनके जिस्म को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो मिल नहीं पा रहे, और इसकी वजह से जो उनको काफ़ी मसाइल का सामना भी करना पड़ा है। तो आज हम ये जानेंगे हकीम साहब से कि कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो वालिदैन इस्तेमाल करें तो उनकी बच्चों की सेहत के लिए वो काफ़ी मुफीद साबित हो सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम इसहाक सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये वेलकम। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि अक्सर हम देखते हैं बच्चों का कद नहीं बढ़ता और उनकी हाइट एक ही जगह पे स्टक रह जाती है, तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? बहुत सारे वालिदैन मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हम अपने बच्चों को बड़ी अच्छी डाइट भी दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चे कहते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो अब हम जब उससे आप उनको क्या दे रहे हैं, कहते हैं जी हम उनको बर्गर भी देते हैं, शवारमा भी देते हैं, हम सारे जंक फूड्स और फास्ट फूड भी देते हैं, तो उसके बावजूद हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। तो दरअसल वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि जितनी ये जंक फूड्स होती हैं इनके अंदर प्रॉपर मिकदार के अंदर ना तो विटामिन होते हैं, ना मिनरल्स होते हैं, ना कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी होता है, जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उनको चाहिए कि अपने बच्चों को घर का बना हुआ खाना दें, जिसके अंदर दूध है, इसके बाद दही है, इसके अलावा गोश्त है, मछली है, मुर्गी है, और इस तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स आ जाते हैं, और इसके साथ जो है वो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। अगर वो बच्चों को ये मुनासिब मिकदार में देंगे, ये एक मुतवाज़न ग़िज़ा देंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स पूरी मिकदार में होंगे, तो उस तरह उनके बच्चों की ग्रोथ लाजमी तौर पर बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, जैसे आपने बात किया कि बच्चे आजकल बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं, अगर वो स्कूल भी जा रहे हैं तो लंच में भी उनको जो है बाहर की चीज़ें फ्राई करके दी जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस तरह अफेक्ट करती हैं उनकी हेल्थ पे? क्योंकि सुबह अक्सर बच्चे नाश्ता भी करके नहीं जाते स्कूल, और लंच में वो प्रोसेस्ड फूड्स लेकर जाते हैं, बाहर के नगेट्स या बर्गर, ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी जंक फूड्स हैं या फास्ट फूड्स वगैरह हैं, इनके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, आपकी बेसिकली आपकी हड्डियों को ग्रोथ करने के लिए, जैसे प्रोटीन चाहिए, इसके लिए आपको कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, और आपके ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको जिंक चाहिए, सेलेनियम चाहिए। सो ऐसी चीज़ें होती हैं जो फास्ट फूड में होती ही नहीं हैं। इसलिए बच्चों को इन चीज़ों से अवॉइड करें और उनको घर का ही नाश्ता दिया करें, घर की बनी हुई चीज़ें दिया करें, जो कि एक ऑर्गेनिक भी होती हैं और उसके अंदर तमाम वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। जो बच्चे सिर्फ बाहर का खाना खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते, उनके हाइट ना बढ़ने की एक बड़ी वजह ये जंक फूड्स और फास्ट फूड्स होते हैं।
ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि कौन सी चीज़ें हमें उनकी ग़िज़ा में लाजमी शामिल करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये आपको मुतवाज़न ग़िज़ा देनी चाहिए और उसके बारे में इल्म होना चाहिए कि मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है। वो ग़िज़ा जिसके अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स पूरी मिकदार में हो, फैट्स पूरी मिकदार में हो, प्रोटीन्स पूरी मिकदार में हो, विटामिन्स और मिनरल्स पूरी मिकदार में होंगे। ये कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन वगैरह पूरी मिकदार में होंगे तो बच्चों की ग्रोथ बढ़ेगी, जो ग़िज़ा के ज़रिए होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो ग्रोथ बढ़ने के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे जेनेटिक्स आ जाते हैं। अगर माँ बाप की हाइट बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली बच्चों की हाइट भी बेहतर हो जाएगी। ये जीन्स बड़ा बेहतर रोल अदा करता है। सेकेंडली ये होते हैं कि अगर बच्चे जो हैं उनमें कोई मुख्तलिफ बीमारियां आ जाती हैं, सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं जिनको टॉन्सिल वगैरह की शिकायत होती है, जो नेज़ल पोलिप्स वगैरह की, नाक के गदूद की शिकायत लेके आते हैं, तो उन बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो विटामिन डी की कमी के शिकार होते हैं, कुछ के वाकई हार्मोन्स जो हैं वो जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो अपने लेवल से डाउन होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका थायराइड फंक्शन ठीक नहीं होता। तो हमें सब चीज़ों को सामने रखना होता है, डाइट को बेहतर करना होता है, तो इस तरह बच्चे की हाइट बेहतर हो सकती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अक्सर बच्चे सब कुछ खाते हैं लेकिन फिर भी वो कमज़ोर रह जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, किसी भी सेहतमंद इंसान के दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि वो जो ग़िज़ा ले रहा है वो मुकम्मल होनी चाहिए, वो मुतवाज़न होनी चाहिए। अगर वो मुतवाज़न ग़िज़ा ले रहा है, यानी वो मक्खन भी लेता है, देसी घी का इस्तेमाल करता है, फ्रेश फ्रूट्स लेता है, फास्ट फूड जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स लेता है, उसमें दालें आ रही हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो एक प्रोटीन फैट सब कुछ से मिल रहा खा रहे, फिर भी ग्रोथ जो है वो ना तो वेट गेन कर रहे हैं ना उसकी हाइट बढ़ रही, उसकी बढ़िया क्या बनी, उसके मैदे और जिगर का जो हाजमे का निज़ाम होता है वो दुरुस्त नहीं होता। यानी वो हम खा तो रहे होते हैं लेकिन हमारा मैदा और हमारा जिगर मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से उन न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करके हमारे खून में और हड्डियों तक नहीं पहुंचा पाता, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों का सबसे पहले देखा जाए कि उनको भूख सही लगती है या नहीं लगती, और सेकंड हम ये देखते हैं क्या उनको जो है वो सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स जज़ब भी हो रही है नहीं हो रही। और एक सबसे बड़ी वजह ये जो छोटे बच्चों में ख़ास में हम देखते हैं वो उनके पेट के कीड़े होते हैं, इस वजह से भी उन बच्चों को हाइट नहीं बढ़ती है। और उसके लिए मैं आप अक्सर बताता हूँ, घर के अंदर एक छोटा सा फार्मूला बना के रख लीजिएगा। घर की चीज़ें आपके किचन से मिल जाती हैं, आप उसे इस्तेमाल करवाए, बच्चों को थोड़ी सी चुटकी दिन में 2-3 दफ़ा दे दिया करें, तो उससे बच्चों के जो है वो हाजमा बेहतर हो जाएगा। फिर आप जो भी ग़िज़ा देंगे, एक अच्छी ग़िज़ा जिसमें तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए बच्चे की ग्रोथ के लिए, वो मैदा और जिगर जो है उसको बराबर तौर पे डाइजेस्ट भी करेगा और बच्चों के लिए ग्रोथ को बेहतर करेगा। और उसमें हमने देना क्या है, बहुत मामूली सी चीज़ें होती है। एक तो अजवाइन आपके घर में पड़ी होती है, अजवाइन देसी है। सेकेंडली आपके पास ज़ीरा है, ये भी आपके घर में पड़ा होता है। और तीसरी चीज़ जो है वो सौंफ है, जो आपके घर के अंदर मौजूद होती है। ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। अगर सपोज़ आपने तीनों चीज़ें एक एक छटाक ले ली हैं तो उसके अंदर सिर्फ 20 ग्राम जो है वो काला नमक डालें। और नहीं काला नमक तो घर में जो नमक आप यूज़ करते हैं, जिससे हम लाहौरी नमक कहते हैं, जो आप आटा वगैरह हारनी के अंदर डालते हैं, आप वो 20 ग्राम वो डाल दें और एक उनको मिक्सी के अंदर डाल के ग्राइंड करके रख लें। बच्चों को एक चुटकी के बराबर जो है, यानी 1 साल के बाद के जो बच्चे, 1 साल से पहले के बच्चों की बात नहीं कर रहा, उसके बाद एक एक चुटकी दिन में 2 से 3 दफ़ा देंगे तो फिर सब कुछ जो वो खाते हैं वो उनको जज़ब भी होगा, उनको बाकायदा वो फ़ायदा भी देगा। और हड्डियों के और ग्रोथ हार्मोन्स के लिए जो अज़ा चाहिए होते हमें वो पूरे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, हम हाइट के नुस्खे के हवाले से बात करें जी, हाइट में एक तो 3 चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ, जो भी इजी हो, जो इजी कन्वीनियंट हो माँ बाप के लिए, वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये है साबूदाना। ठीक है। ये बिल्कुल बारीक सी वाइट कलर के मोतियों की तरह छोटे छोटे बीज होते हैं, आप देखेंगे इस तरह के। तो ये आपने घर में माँओं को पता होता है कि साबूदाना क्या होता है। इसकी खीर बना के अगर बच्चों को खिलाएंगे तो यकीन जाने कि ये एक सिंगल चीज़ अगर रोज़ाना बच्चों को रात को खाने में दी जाए तो इससे बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। हाँ, एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि रात के टाइम चूँकि नींद की हालत के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, इसलिए हाइट को ग्रो करने के जितने भी मैं नुस्खे बताऊंगा उनको रात को ही इस्तेमाल करने बजाय दिन के इस्तेमाल करने के। ठीक है। एक तो हो गया साबूदाना की खीर है, वो उनको दे दीजिए। दूसरे नंबर पर यह बांस का जो है वो मुरब्बा आता है, ये मार्केट में अवेलेबल होता है। 1 चम्मच, छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच, और अगर बड़ा बच्चा है जिसकी उम्र भी 18 साल से कम है या बच्ची है तो 18 साल से कम,
और अगर लड़का है तो उसको 22 साल से कम है, उस वक़्त तक आप इसे दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी मिथ होती है, बहुत गलत बयानी की जा रही है जी 35 साल तक भी हाइट बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा झूठ है, इसकी ऐसी दवाएं मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 22 साल में जाके ग्रोथ प्लेट जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती। अगर कोई गलती से 22 साल के बाद में भी मुझे दवाएं इस्तेमाल करवाता है तो उनकी हड्डियां बजाय लॉन्गी शूट बढ़ने के वो उनकी चौड़ी होना शुरू हो जाएंगी, फिर उनका चेहरा चौड़ा हो जाएगा, उनकी नाक चौड़ी हो जाएगी, हाथ चौड़े हो जाएंगे, पाँव की हड्डियां चौड़ी हो जाएंगी। तो उनको 22 साल के बाद कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा तो बांस को, तीसरा एक चीज़ जो घर में बना के रखी जा सकती है और बहुत ही कमाल की चीज़ एक है, जो फूल मखाना, ये पंसारी से आपको आराम से मिल जाता है और रिच इन कैल्शियम होता है। सबसे बड़ी कमाल की बात ये है। दूसरे नंबर पर ये है आपके पास सौंफ आते, ये भी आपने सब जो है वो बिल्कुल ग्रीन कलर के लेनी है, फ्रेश लेनी है। पुराने पड़े हुए जो थे उसका कलर जो है वो फेंट हो जाते हैं, वो वाइट होते हैं, वो कभी एक्टिव वो सही नहीं रहते। जब भी लेने हैं फ्रेश लेने हैं, ग्रीन कलर के लेने, और ये भी देखना है कहीं उसको कलर तो नहीं किया गया, नेचुरल तो है, आप उसे चेक कर लीजिएगा, ये ताज़ा होने चाहिए। तीसरे नंबर पर आपने लेनी है तिल सफ़ेद लेनी है जी, ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। चौथे नंबर पर आपने लेते बादाम की गिरियाँ लेनी है, आपने खुद बादाम की गिरियाँ निकालनी है, बाज़ार से बनी बनाई निकली हुई गिरियाँ नहीं लेनी, क्योंकि उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट सारे ज़ाया हो चुके होते हैं। फिर ये आपने चारों चीज़ें 100-100 ग्राम ले ली और 50 ग्राम इसका पंपकिन सीड, इसके मगज़ लेनी है, ये मगज़ कद्दू कहते हैं, और इसके साथ 100 ग्राम आपने कूजा मिश्री डाल लेनी है ताकि बच्चे को इसका टेस्ट अच्छा लगे। तो इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लीजिए और आटा छानने वाले छाने से छान लीजिए, आपका फाइन पाउडर तैयार है। रात को 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच चावल वाला बड़ा चम्मच वो मिक्स करके बच्चों को रोज़ाना दीजिएगा और इंशाल्लाह बच्चों की हाइट बढ़ेगी। क्योंकि इनकी तमाम जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर जिंक भी मौजूद है, इसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद है, विटामिन डी भी मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए और ग्रोथ प्लेट्स को जो हमारी हड्डियों, लंबी हड्डियों के सिरों पे मौजूद होती हैं, जब वो ग्रो करती हैं तो हमारी हाइट भी ग्रो करती है। ये सारी चीज़ें उनको मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी रात को इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज़ बता दूं, ये कोई जादू वाला नुस्खा नहीं है, आपने 1 महीने इस्तेमाल किया और आपकी हाइट जो 1 फुट निकल बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। इसे लॉन्ग टर्म यूज़ करना होता है, क्योंकि ये ऐसा इसने ग्रो करना होता है। आप 6 माह इस्तेमाल कर रहे हैं, साल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बच्चे की हाइट डेफिनेट बढ़ेगी, अलबत्ता अगर उनके माँ बाप की हाइट बहुत अच्छी हुई तो। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। जी फातिमा, सवाल कीजिए। जी मेरी उम्र है 21 साल और मेरा वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कितना वेट है आपका? मेरा 75। ठीक है जी, वेट बहुत बढ़ रहा है जी। उसकी 2 वजूहात हो सकते हैं। एक सबसे पहली वजह तो जितने बच्चों की उम्र जैसे बता रहे हैं कि इनकी उम्र 18 साल है या जितनी भी है, तो हमने देखा है कि जब से हमारे इस मुल्क के अंदर फास्ट फूड्स आई है, उसकी उम्र भी देखें तो वो 20 से 25 साल बनती है। तो ये बच्चे जिनकी उम्र 20 से 25, 90% वो बच्चे हैं जिनकी ये वेट बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं, ये सारे के सारे फास्ट फूड पे लगे हुए लोग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपने फास्ट फूड्स टोटल बंद करने चाहिए, मीठा बंद करना चाहिए, चिकनाइयाँ बंद कर देनी चाहिए, चावल और गंदम के इस्तेमाल कम करना चाहिए, वॉक ज़्यादा करनी चाहिए, और ग़िज़ा और दवा के तौर पर जो है वो सबसे बेहतरीन ये है कि आपको फाइबर जो है, आपको मैं एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ, आप घर में बना के उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा और उसके कैप्सूल बनाइए, सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल खाइए, इंशाल्लाह उनका वेट कम होगा। शर्त ये है, 3 चीज़ें वेट कम करने की ज़रूरी होती है, एक तो मेडिसिन, दूसरी आपको डाइट कंट्रोल करना और तीसरा आपका वॉक है। अगर इनमें से एक चीज़ को भी आप स्किप करते हैं तो आपका वेट नहीं लॉस होगा। आप उसमें करना कि आपने हंजल यानी जिसे हम तुम्मा कहते हैं, दूसरे हम मस्टर्ड या राई कहते हैं ये, और तीसरे नंबर पर एक हमारे थे गंधक आंवला सार आती है। ये तीनों चीज़ें पंसारी से मिल जाएंगी, बराबर वज़न में इसको ले लीजिएगा और उसके बाद इनको पाउडर करके 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। कम अज़ कम 1 माह ज़रूर इस्तेमाल करें, तो 1 माह में आपका वेट जो है 5 से 6 kg डेफिनेटली कम हो जाएगा। अगर आपने डाइट कंट्रोल किया, मीठा लेना कम कर दिया और ख़ास तौर पर आपने कोल्ड ड्रिंक्स को अगर अवॉइड किया।
और ठीक कम है। अज़ कम आधा घंटा वॉक ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे बच्चों की हाइट और उनकी नशोनुमा के लिए कौन से नुस्खे हैं जो बहुत ही मुफीद हैं और हम घर में उसको बना सकते हैं और बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम इसाक सुल्तान साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि पंजाब की अदालती तारीख माजी में भले ही कैसी ही रही हो, लेकिन आज हकीकत यह है कि 150 साल अदालती तारीख में एक खातून चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम मिस आलिया नीलम है। इन्हें चार्ज संभाले हुए दूसरा साल मुकम्मल हो गया और इनकी तैनाती पर बहुत सी बातें भी हुई थी कि एक खातून का बतौर चीफ जस्टिस बनना शायद कोई आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल टास्क है। और जब उन्होंने चार्ज लिया तो 16 लाख से ज़ायद मुकदमात इल्तवा का शिकार थे और शायद ये 16 लाख मुकदमात ही थे जिसकी वजह से ये जो क्रिटिसिज्म है ये उन तक पहुंचा था। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या पंजाब में मुकदमात का बोझ कम हुआ है या नहीं और इन 2 सालों में बेंच और बार का ताल्लुक कितना मजबूत हुआ है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन इरफान हयात बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से जी? अल्लाह का शुक्र। और मेरे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इशफाक, आपसे स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाब में जो मुकदमात हैं उनका बोझ कम हुआ है या पहले से ज़्यादा हुए हैं? देखें, जब 11 जुलाई 2024 को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम हल्फ लेकर लाहौर हाई कोर्ट पहुंची तो ये बात दुरुस्त है कि जब वो बैठी अपनी चेयर पर तो उनकी टेबल पर इतना अंबार लगा हुआ था केसेस का। अच्छा। तो फिर उनके साथ साथ दीगर मसाइल थे, फिर बार के मसाइल थे, वकला की फलाह के काम थे, जुडिशल अफसरान की मामलात थे। तो उन्होंने अपने विजन के मुताबिक शानदार तरीके से इन सारे मामलात को ना सिर्फ हल किया बल्कि आईटी से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए हज़ारों ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जिसके नतीजे में साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में मदद मिली। सबसे बड़ा जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया तक पाया तक मिल तक पहुँचाया वो है इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नाम से उसको कहा जाता है। उसमें ये होता ये है कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जो दीगर इदारे हैं उन सब को वन लिंक कर दिया गया है। यानी अगर आज एफआईआर दर्ज होती है तो तमाम जो रेलेवेंट इदारे हैं वो देख सकते हैं कि इस एफआईआर का स्टेटस क्या है, आया तफ्तीश ठीक नहीं है, आया अदालत की तरफ से ताहीर हो रही है, तो उस सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। उसके अलावा हमने देखा कि ख़वातीन वकला का एक बहुत ही दरीना मुतालबा था कि उनके लिए अलग बार रूम्स होने चाहिए। पूरे पंजाब में तहसील सतह पर भी तारीख़ में पहली मरतबा ख़वातीन के लिए लेडी बार रूम्स अलग बनाए गए, अलग कॉम्प्लेक्स बनाए गए, उनके लिए वहाँ पर डे केयर सेंटर बनाए गए ताकि उनकी प्राइवेसी भी यहाँ से जो है वो ना हो उस तरह से, तो वो ख़वातीन एक वर्क प्लेस पर भरपूर तरीके से अपना काम भी कर सकें। अच्छा अशफाक, ये भी बताएं, आपने डायलॉग सुना होगा, बड़ा फेमस फिल्म का डायलॉग है तारीख पे तारीख। तो क्या तारीख पे तारीख अभी भी मिल रही है? क्योंकि हम देखते हैं दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं और फिर जब उनका जो मुकदमा है वो इल्तवा का शिकार होता है फिर उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हालात कैसे हैं? देखें, ये जो तारीख पर तारीख का कल्चर है इसको ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने आईटी से इस्तिफ़ादा हासिल किया। अच्छा। और टेक्निकल तरीके से जो जाली मुकदमात की रोकथाम थी, जो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना दरख्वास्तें दायर होती थी जिनका पता ही नहीं होता था कि उनका नाम क्या है और कहाँ से ये दरख्वास्त आई, बस दरख्वास्त आती थी और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती थी। अच्छा। उन्होंने अब कर दिया कि बायोमेट्रिक सिस्टम, यानी अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आपको बायोमेट्रिक करवाना होगा, देन आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी, अदरवाइज़ आप एप्लीकेशन दायर नहीं कर सकते। इस वजह से एक तो जाली मुकदमात की रोकथाम रुक गई, दूसरा हमने ये भी देखा वहाँ पर कि ये जो तारीख पर तारीख का कल्चर है ये भी ख़त्म हुआ। केसेस को डिवाइड कर दिया गया है, जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड केसेस हैं तो एक रेड कलर की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, उनकी समाअत अलग से होती है ताकि पता चल सके कौन से मुकदमात काफ़ी पुराने हैं, कौन से कम हैं, कौन से रेगुलर हैं और कौन से अर्जेंट नौयत के हैं। तो इस कल्चर की वजह से, इन इकदामात की वजह से ये जो तारीख पर तारीख वाला कल्चर है वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब जो अगली बात चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा ने की कि अरसा दराज से पिछले 3.25 साल से लाहौर हाई कोर्ट में एक जज की तकर्री नहीं हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इस हवाले से मेरिट पर और शफाफियत पर
काबिल और बेहतरीन वकला को लाहौर हाई कोर्ट का जज नामजद किया और हमने देखा कि वो अब इस वक्त बेहतरीन तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरा जो बैच है नए आने वाले जजेज़ का वो भी होपफुली 21 जुलाई को वो भी आ जाएगा। तो ये भी एक पहली मरतबा होगा कि किसी एक चीफ जस्टिस ने इतनी बड़ी तादाद में लाहौर हाई कोर्ट में हाली असामियों को पुर किया। इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि जो जेलों में कैदियों के साथ नारवा सलूक किया जाता था, उनको कानून के मुताबिक राइट्स नहीं दिए जाते थे, तो उससे मुतल्लिक भी चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इक़दामात किए। तो अब जेल इस्लाह की जगह बनती जा रही है, ये नहीं है कि वहाँ पर सही कह रहे हैं आप। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इरफान साहब आपकी तरफ आऊँगी, ये बताएं कि गुज़िश्ता 2 साल में बेंच और बार का जो ताल्लुक है वो कैसा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि आज 2 साल पूरे होने को हैं। बेंच ने हमेशा जो मुस्बत रोल होता है सरपरस्ती का उसको बनाए रखा और बार की सूरत में हमेशा बेंच मजबूत है और बार्स में ने भी असूली मौक़िफ़ के साथ हमेशा बेंच को तक़वियत दी है। और डिस्पोजल ऑफ केसेस में अगर आप देखें तो जिस तरह मॉडर्न सिविल कोर्ट्स बना दी गई, मैडम का एक अच्छा इक़दाम था, उसमें जो ओल्ड केसेस थे पुराने वो असाइन हुए और अब लाहौर में भी डिस्पोजल इस हद तक इफेक्टिव हो चुका है। जिस तरह बाहर के ज़िलों में बड़ी हद तक लिटिगेशन कम हुई, तब लाहौर के नंबर ऑफ़ केसेस भी जो हैं वो कम हो के इस हद तक हैं कि अब वो जो नियरेस्ट आने वाला जो वक्त है इंशाल्लाह उसमें वो भी अपने अच्छे डिस्पोजल को पहुँचेंगे। ठीक है। अशफाक साहब ये बताएं कि जो इंसाफ है वो गुज़िश्ता 2 सालों में आपको लगता है कि तेज़ हुआ है? एक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर पहली मरतबा लाहौर में इरफान हयात बाजवा साहब प्रेसिडेंट है लाहौर बार के, आज एक हिस्टोरिकल डे इस वजह से भी है कि लाहौर की तमाम अदालतों को एक ही छत तले यकजा किया जा रहा है। अच्छा। पूरे लाहौर की अदालतों के लिए आज जुडिशल टावर का संग बुनियाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा रख रही हैं और बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई इस प्रोजेक्ट को कि ये ना बने, रुकावटें भी आईं, लेकिन चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा डट गई और उन्होंने कहा कि ये वकला की फलाह का प्रोजेक्ट है और ये हर सूरत बनेगा। तो अब आप देखेंगे कि ईवान अदल से लेकर सेशन कोर्ट तक और फिर आगे ये सारा एक ही जगह पर लाहौर की तमाम अदालतें होंगी। वकला के लिए बारूम्स होंगे, जो अक्सर आप उधर से गुजरती हैं और हम भी गुजरते हैं, पार्किंग का बड़ा मसला होता है। वकला हमने कई दफ़ा बात भी की है इस टॉपिक पे। तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। वकला के लिए 3 किस्म के जो पार्किंग प्लाजा वो बनेंगे ताकि वहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब गाड़ियों को खड़ी करने की जगह भी होगी। तो ये भी एक मसला हल हो जाएगा। ठीक है अशफाक साहब, आप दोनों से मेरा सवाल है, लेकिन आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। ये बताइए कि बड़े केसेस आते रहे हैं वकला की जाली डिग्रियों के हवाले से, तो आज तक कोई गिरफ्तार हुआ है वकील इस बात पे? ये मैं कहता हूँ कि बाजवा साहब अगर बताएं, क्योंकि ये मेंबर भी रहे हैं पंजाब बार काउंसिल के। बताऊं कि जी हमारी जो पॉलिसी है इस सिलसिले में नो टॉलरेंस की है। मैं 2020 से 25 मेंबर पंजाब बार काउंसिल रहा हूँ। हमने उस दौर में अगर कोई ऐसी शिकायत आई तो उसको ना सिर्फ वेरीफाई किया फैक्ट के साथ और फिर प्रॉपर तौर पे उनके अगेंस्ट प्रोसीड भी किया। एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। कोई अरेस्ट हुआ है लॉयर के? नहीं, इसमें जिस बंदे ने, लॉयर तो कभी अरेस्ट नहीं होता, फेक लॉयर अरेस्ट हुए हैं। लॉयर जो है वो अपनी मुस्बत जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है हमेशा इंस्टीट्यूशंस को, और जो बंदा खुद चीटिंग विद पर्सोनेशन करे और वो खुद को वकील कहे, वो हरगिज़ वकील नहीं है। हम उसको वकील ही नहीं मानते, ना कहते हैं। तो इसलिए वो लोग जो चीटर थे उनके खिलाफ FIRs भी हुई और वो अरेस्ट भी हुए, उनके ट्रायल भी अभी चल रहे हैं। वी हैव अ लिस्ट ऑफ केसेस, मैं आपको दे सकता हूं कि जिसमें अभी मुख्तलिफ जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके अंदर ट्रायल चल रहे हैं और वो ना वकील हैं और वो वकील खुद को कह भी नहीं सकते। उन चंद काली भेड़ों की वजह से हमारे प्रोफेशन में एक क्वेश्चन ज़रूर उठा, लेकिन वकला बेसिकली एक डिग्निटी का नाम है और वकला असिस्ट करते हैं प्रॉपर कानून से आगाही रखते हुए, और मुआशरे की एक मुस्बत तस्वीर अगर आप कहा जाए वकला के अंदर तो वो आपको प्रोफेशन में बेहतरीन नुमाइंदगी करते हुए नज़र आती है। ठीक है। अच्छा अशफाक, बीइंग ए रिपोर्टर, आप बताएं कि जब इस तरह के केसेस आते हैं तो फिर जो साइल आते हैं उन पे इसका कैसे इफेक्ट होता है और ओवरऑल जो निज़ाम है उस पर कैसे इफेक्ट होता है? देखिए, एक तो एक वकील साहब हैं, अगर वो जाली वकील हैं तो वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करके हमारे केसेस कर रहे हैं और हमें तो पता नहीं होता। मैं इसमें इजाज़त के साथ बता देता हूँ। बेसिकली जो वकील नहीं होता और ख़ुद को वकील कहता है वो कानून के बेसिक नॉलेज से लाइलम होता है। वो फॉर द टाइम बीइंग डिसीव करके किसी भी क्लाइंट को कि उसका रिलीफ नहीं बन रहा अंडर द लॉ या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसका राइट नहीं है, तो वो उसको ये तसल्ली देता है कि नहीं भी मैं कर दूंगा, और वो मिस यूज़ ऑफ प्रोसेस का उसको बहाना बनाता है कि हमारा जी कल्चर ऐसा है। और वो लोग चूँकि वो कहते हैं ना कि जो ज़रूरतमंद होता है वो दीवाना होता है,
तो वो लोग फिर उनके पीछे लग जाते हैं, और जब भी वो किसी अच्छे वकील के चैम्बर में जाते हैं, वो उनकी केस फाइल देखता है, वो बताता है कि आपका राइट नहीं बनता, और अगर आप इस पे प्रोसिक्यूशन करेंगे ये फाल्स हो सकती है, कल को ये डिसमिसल की सूरत में आएगी, तो आपकी ये सारी एक्सरसाइज जो है वो फ्रूटलेस होगी, और फिर बड़ी हद तक फाल्स लिटिगेशन भी रुक जाती है। उन लोगों ने यहाँ पे फिर वो जो लोग मुतासर होते हैं वो डेफिनेटली आपको 1 माह 2 माह 4 माह बाद पता चल जाता है क्लाइंट को भी कि ये जो बंदा जिसके पास में आया हुआ हूँ ये खुद जो मुझे बात कह रहा है उसके कॉल और फेल में तजाद है, और वो फिर किसी दूसरे अच्छे वकील की तरफ रजू करता है, और जब रजू करता है तो तभी ये चीज़ पॉइंट आउट होती है कि जो पहला वकील कह रहा था खुद को वो उस तरह इल्म नहीं रखता, उसके पास ना वैलिड लाइसेंस है, ना डिग्री है, और ना वो इल्म है और जिसकी रोशनी में वो उसका ग्रीवेंस रिड्रेस कर सकता हो। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद वो चीज़ें जब ठीक हो जाती हैं, इफेक्ट तो होता है, बिल्कुल इफेक्ट तो होता है लिटिगेशन के ऊपर। ठीक है, मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने सुनी है। मैं चाहूंगी इशफाक आप भी कमेंट करें, और आपने न्यूट्रल होकर कमेंट और करना है। देखें 30 अरब रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। 30 अरब की लागत से बन रहा है। इसमें पार्किंग प्लाजा बनेंगे, इसमें बार रूम्स बनेंगे, इसमें लिटिगेंट सेंटर बनेगा, 200 के करीब अदालतें बनेंगी, और इस हवाले से तकरीबन ये इसके 3 फेज़ होंगे। ये फेज़ 1 का आज संग बुनियाद रखा जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने माजी में ये देखा कि जुडिशल सिस्टम में बहुत ज़्यादा खामियां पाई गई हैं। पूरे पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ पर केसेस की रफ्तार निपटाने में बहुत कम थी, लेकिन पहली मरतबा ये हुआ है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के दौर में जो ज़ेर इल्तवा केसेस थे, तकरीबन 70,000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा केसेस थे, उनमें कमी आई है। होता ये था कि एक साल में लेट्स सपोज 10 लाख केसेस हैं, तो अगले साल इतने ही नए केसेस दायर होते थे, तो बराबर रहता था, कोई उसमें कमी नहीं आती थी। लेकिन इस मरतबा ये हुआ है कि 70,000 जो ज़ेर इल्तवा केसेस थे वो कम हुए हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो साफ़ और शफाफ तरीके से अपॉइंटमेंट्स की गई, फिर IT से इस्तिफ़ादा हासिल किया गया, इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया, और 40 से ज़ायद IT के ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जिससे पूरे निज़ाम में शफाफियत बरकरार रहे। फिर हमने ये भी देखा कि अदालती अफसरान जो कि सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, फिर उनके मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए खर्च आते थे, चीफ जस्टिस साहिबा ने वो भी ख़त्म कर दिया। वो जो गाड़ियाँ थी उनकी मद में उनको जितने को पैसे बनते थे वो उनको दे दिए, और अब उस मद में भी सरकार को करोड़ों रुपए की बचत हुई। फिर हमने ये भी देखा कि एक तकरीबन कोई अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट था जिसमें हर अदालत में LEDs और पता नहीं क्या क्या एक बनाकर स्ट्रक्चर लाया गया। तो उन्होंने कहा कि अब तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, अब तो जिद्दत आ गई है, मोबाइल फ़ोन पर भी हम कर सकते हैं, तो ये अब जो क्या काम कर रहे हैं उन्होंने वो भी उसको भी ख़त्म किया, और ये कहा कि ये ऐसा नहीं होगा, ये सरकार का पैसा है और बिल्कुल अवाम के टैक्स का पैसा है, इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। तो ये वो इकदाम थे जो स्टेप लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन चीफ जस्टिस साहिबा ने ना सिर्फ स्टेप लिया बल्कि उनको पाया तकमील तक पहुँचाया। और वही हमने ये देखा कि अब जो नई स्लॉट आ रही है जजेस की, जो मैंने बताया कि 21 जुलाई को जुडिशल कमीशन होने जा रहा है, उसमें भी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं, साफ़ और शफाफ किरदार के हामिल हैं और काबिल वकला हैं जिनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा। तो ये भी क्रेडिट चीफ जस्टिस को जाता है कि अपने चीफ जस्टिस के दौर में 2 बैच वो लाहौर हाई कोर्ट में लेकर आ रही हैं, और ये भी आज तक पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा आप दोनों का ओपिनियन जाते जाते मैं इस चीज़ पर लेना चाहूँगी, जजेस को कैसे वो मॉनिटर करती हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? पहले मैं जी सर देखिए, जजेस को मॉनिटर करने के लिए ऑटो पे सिस्टम बना दिए गए हैं। उनकी कारकर्दगी खुद ब खुद वैल्यूएट होकर रिपोर्ट आती है। मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो जुडिशल कमीशन अब रूल्स बनाने जा रहा है, अगर कोई जज काम नहीं करता, जो हमने कहा कि तारीख पर तारीख डालते हैं, तो 6 महीने तक उनकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा। अगर वो लगा कि वो एक दिन में 10 केसेस भी नहीं करते, तो फिर जो कमेटी होगी वो रेफरेंस बना के जुडिशल कमीशन को देगी और फिर हाई कोर्ट के जज को टर्मिनेट किया जाएगा। ये पहली बार होने जा रहा है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी साफ़ और शफाफ निज़ाम है। उनका डेली बेसिस पर एक वेबसाइट अगर आप हाई कोर्ट के भी खोलेंगे तो हर एक जज का आ जाएगा कि आज इस जज ने कितने केसेस निपटाए हैं, आप ये चेक कर सकती हैं। हर एक ज़िले की आ जाएगी, परफॉर्मेंस आ जाएगी कि इस ज़िले में आज 5 लाख या 15,000 केसेस का फैसला हुआ, 10,000 पेंडिंग है। तो हर चीज़ उन्होंने अवाम के सामने रख दी है, कुछ नहीं छुपाया। ठीक है इशफाक, हमारे पास लास्ट 30 सेकंड्स है। इरफान साहब आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मैनेजमेंट है
वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की अगर हम बात करें तो वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे चुकी है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हाई कोर्ट से मॉनिटरिंग होती है, रिपोर्ट्स जाती हैं हर माह कि किसने कितने केसेस सुने और डिस्पोज ऑफ हुए। एक प्रॉपर सिस्टम है, MIT का सिस्टम है। अगर किसी जुडिशल अफसर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन आती है, शिकायत आती है, तो वो भी प्रोसीड हो रहा है। बेहतर निज़ाम है और हम होप रखते हैं कि ये इंशाल्लाह ताला मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक के साथ बहुत बेहतर और इफेक्टिव होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की 2 साल कारकर्दगी पर और गुज़िश्ता 2 साल में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या इनोवेशन हुई हैं, इस पर हमने बात की है। और उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का जो निज़ाम है वो मज़ीद तेज़ और बेहतर हो और साहिल को इंसाफ मिले। और मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद थे प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन इरफान हयात बाजवा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और साथ साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद थे इशफाक साहब, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि यादें इंसान का सबसे बड़ा सरमाया होती है। लेकिन सोचिए अगर कोई अपने ही प्यारों के नाम, चेहरे और उम्र भर की बातें भूलने लगे तो उस इंसान और उसके घर वालों पर क्या गुजरती होगी। अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी एक ऐसा ही खामोश मर्ज़ है जो इंसान की याददाश्त और सोचने समझने की सलाहियत को आहिस्ता आहिस्ता निगल जाता है। अक्सर लोग इसे बुढ़ापे की आम कमज़ोरी समझकर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाता है। अल्जाइमर की इब्तदाई अलामात क्या हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, और अगर घर में कोई ऐसा मरीज़ हो तो इसकी देखभाल कैसे की जाए, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। और मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हिना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, नूर, आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर हमजा, आपसे स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले तो एक्सप्लेन करें अल्जाइमर होता क्या है? अच्छा देखें जी, अल्जाइमर बेसिकली हमारे यहाँ पर तो जिस तरह से शऊर या पॉपुलेशन के हवाले से बात की जाए तो अल्जाइमर तो मोस्टली हमारे 70 या 50% लोगों को तो पता नहीं अल्जाइमर कहते हैं किसको हैं। अच्छा, सिम्टम्स के ऊपर जब हम आते हैं तो फिर इसमें बात की जा सकती है कि अल्जाइमर क्या चीज़ है, जिसको हम डिमेंशिया भी कह सकते हैं, और भूलने की एक बीमारी है। अच्छा, इसमें भूलने की बीमारी जो आ जाती है, इसमें बेसिकली ये चीज़ इसमें 60 के बाद जाके मोस्टली ये ख़वातीन में या मर्दों में, हज़रात में ये पाई जाती है। इसमें भूल जाता है बच्चा, और ये बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये बच्चों में भी ये चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सबक याद नहीं कर पाता या दूसरी चीज़ें नहीं आती। लेकिन जब हम स्पेशली अगर बड़ों में या बुज़ुर्गों में ये बात की जाती है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर करती है वो जेनेटिक। अगर तो नस्ल फैमिली में ये चीज़ आ रही हो तो उसमें ये चीज़ आती है कि आप किसी भी शख्स का नाम भूल जाते हैं। आप बुलाने आए थे या आप एक कमरे में गए थे तो क्या चीज़ आप लेने आए थे वो चीज़ आप भूल गए हैं, और बाद में ये शॉर्ट टाइम इसमें मेमोरी में आ जाता है और बाद में लॉन्ग में जाता है कि आपको ये चीज़ मालूम नहीं होती कि आपने आपका नाम तक भूल जाते हैं, यानी बिल्कुल मेमोरी जो है वाश हो जाती है। इसको हम बेसिकली अल्जाइमर का एक डिजीज़ का नाम दिया गया है, जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ फैल रही है इस तरह से। ठीक है। अच्छा हिना, ये बताएं इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे पहले मैं अल्जाइमर को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहूँगी। ये न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है, यानी हमारा जो दिमाग है उसके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो दिमाग को काम करवाते हैं, ठीक है। अब वो जो न्यूरॉन्स हैं जब वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी या तो उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा होता है, या फिर उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही होती है, या फिर वो ख़त्म हो रहे होते हैं, तो हमें अल्जाइमर होता है। इसी के अलावा ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी आहिस्ता आहिस्ता इसकी शुरुआत होती है, हमें नज़र भी नहीं आ रही होती और दैन ये फिर प्रोलॉन्ग हो जाती है। अगर हम इसकी मज़ीद कॉजेज़ की बात करें तो इसकी मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जैसे इंसान की उम्र बढ़ रही होती है ना, तो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अपना काम जो है वो डिक्लाइन की तरफ लेके आ रहे होते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो डीजनरेटिव फेज़ में जा रहे होते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली में ज़्यादातर ऐसे हज़रात मौजूद हैं जिनको अल्जाइमर रह चुका हुआ है, तो फिर आपके जो फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, आपके कॉजेज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। उसी के साथ साथ बड़ा रेयरली ऐसा चांस होता है कि अगर कोई डिप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा है, वो भी अल्जाइमर की तरफ जा सकता है। स्ट्रेस फैक्टर इसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर डिप्रेशन है तो वो यहाँ पे प्रोमिनेंट एक रोल प्ले कर सकता है। इसी के साथ साथ सर ने बात की डिमेंशिया की। डिमेंशिया बेसिकली भूलने की बीमारी तो होती है, लेकिन इट इज़ समथिंग एल्स। अल्जाइमर के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भूलने की बीमारी तक महदूद नहीं रहते हैं। इसमें ना फंक्शनल जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये आपकी लर्निंग को डिस्टर्ब करता है,
आपके अटेंशन स्पैन को डिस्टर्ब कर रहा होता है, आपकी मेमोरी को डिस्टर्ब कर रहा होता है, आपकी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो रही होती है इसी के साथ साथ। यानी जो काम आप रोज़मर्रा किया करते थे वो आप भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके बिहेवियर्स भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। डिमेंशिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम कहते हैं कि ये इंसान जो है चीज़ें भूल जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अल्जाइमर के लोग होते हैं डिमेंशिया उनको होता ही होता है, लेकिन जो लोग डिमेंशिया के साथ होते हैं लाजमी नहीं होता कि उनको अल्जाइमर भी हो। ठीक है। अच्छा, तो है ना, ये होता किस वजह से, कॉजेज़ क्या हैं इसके? कॉजेज़ पे हमने जिस तरह से बात की, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि लेट एज में जाकर क्योंकि आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो अपना काम डिक्लाइन कर देते हैं तो फिर आपको अल्जाइमर फेस करना पड़ता है। इसी के अलावा एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, लोगों को अगर कोई चीज़ भूलनी स्टार्ट होती है ना लेट एज में जाकर, तो लोग कहते हैं इनको डिमेंशिया हो गया है या इनको अल्जाइमर हो गया है। ये एक डायग्नोस्टिक डिजीज़ हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि B12 की डेफिशिएंसी की वजह से लोग चीज़ें भूल रहे होते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, इस वजह से चीज़ें भूल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर लेट एज में जाकर कोई इंसान कोई चीज़ें भूल रहा है, लाजमी नहीं है कि उसको डिमेंशिया है या फिर अल्जाइमर है। कोई विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है और उसके अलावा नींद की कमी भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हमजा, ये बताएं कि जैसे उन्होंने बात की है कि लेट एज में जाके अगर हो तो हम ये टैग करते हैं, लेकिन आजकल जो यंग जनरेशन है उनको भी बड़ी चीज़ें भूलने लग जाती हैं। जी, मैंने देखिए जिक्र किया जैसे कि बच्चों को सबक याद नहीं हो रहा, ठीक है जी। ये भी अगर आप अल्जाइमर में गए तो मैं इसको कभी नहीं जुटलाऊंगा कि ये ऐसी चीज़ नहीं है। और जब ब्रेन की डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होती, जैसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम ऑटिज्म के ऊपर किए हैं या ADHD के ऊपर किए हैं, तो ये बच्चे वही चीज़ें जिनके ब्रेन की डेवलपमेंट उस तरह से नहीं है, या नैरो सेल्स जो आपके हैं उस तरह से करनी होती है, या नैरोमीटर्स जो होते हैं वो उस तरह से बॉडी को उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करते। बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं करता। अच्छा, इसमें जब हम बात करते हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी, बड़ों में बेसिकली क्योंकि शुगर, ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज की ज़्यादती, मीठा की बहुत ज़्यादा ज़्यादती या मीठे की बहुत ज़्यादा कमी, ये भी चीज़ें दिमाग के जो असाब को मुतासिर करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि इतनी शऊर है नहीं उस तरह से क्या चीज़ें आपने खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती हैं सारी चीज़ें तो फिर जाके हमें मालूम होता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा चुकी है। तो उसके लिए भी हम यही चीज़ रिकमेंडेशन करते हैं बेसिकली एज ए होम्योपैथ डॉक्टर। मैं तो हमारे यहाँ पर तो हम नहीं ये क्लेम भी करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो डिमेंशिया में थे, अल्जाइमर में थे। मैंने जैसे प्रोग्राम शुरू से पहले एक बात कही थी कि अल्जाइमर में और डिमेंशिया में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने स्टूल पास करना है, यूरिन पास करना है, या ऐसी चीज़ें कहते हैं। ये भी एक हद तक यहाँ पर चीज़ चली जाती है और बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा खामोश हो जाते हैं। और इसकी कॉजेज़ में जो स्ट्रेस आते हैं या नींद आवर अद्वियात बहुत ज़्यादा जो ली जाती हैं, इनके बहुत ज़्यादा इफेक्ट है हमारे दिमाग, ब्रेन हेल्थ के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं हमारे जो नैरो सेल्स हैं उनके, क्योंकि आपके दिमाग को सुला दिया जाता है। जो भी दवाई ऐसी दी जाती है क्योंकि वो आर्टिफिशियल आपके ऊपर लेके जाती है। और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, वो डॉक्टर साहब भी बता देंगे भी, कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनकी कमी बहुत अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे अभी जिन पेशेंट्स को नींद का प्रॉब्लम होता है तो वो अगर एंटी जो डिप्रेशन दवाइयाँ लेती हैं उसके बजाय अगर वो नेचुरली हार्मोन्स लेते हैं, जैसे डोपामाइन है या इसमें मेलाटोन है, ये चीज़ें अगर ले लेते हैं तो डेफिनेटली उससे भी ब्रेन की हेल्थ जो वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों में भी इसी तरह से हम चीज़ कहते हैं कि बच्चों में हमारी एक होम्योपैथिक दवाई बहुत ज़्यादा, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ बाकी अद्वियात के हवाले से भी। वो भी अद्वियात जब दी जाती है तो उनकी जो नैरो सेल्स हैं या नैरोमीटर्स हैं, अभी जैसे एक यहाँ पर गिलास गिरता है तो हो सकता है कि मैं चीख मार के खड़ा हो जाऊं, आप आराम से बैठे रहें, ये बैठे रहें। क्यों कि आपके जो नैरो सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। लेकिन एक बंदा जब स्ट्रेस में, बहुत सारे हमने लोग देखे होंगे सड़कों पे, उनको नहीं पता होता, गंदे हैं, मंदे हैं, जैसे भी हैं, खा लिया पी लिया, ना भूख लगती। क्यों कि उनके दिमाग के ऊपर ऐसे कुछ सदमे या ऐसी कुछ चीज़ें पहुंची होती हैं कि जिसकी वजह से वो चीज़ें बिल्कुल उनकी नम हो जाती हैं। उनकी कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती कि इनको अल्जाइमर था या इनकी फैमिली में डिमेंशिया था। तो वो चीज़ें वक्त के साथ या हालात के साथ या मेडिकेशंस का जो इस तरह का इस्तेमाल है हमारी यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन सेल होती हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइबिंग नहीं करवाते, बट ठीक है जी मैंने ये गोली खाई, आप भी ये गोली खा लें, आपको आराम हो जाएगा। ये बेसिकली आपकी जो ब्रेन हेल्थ है इसको बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से ये डिमेंशिया या अल्जाइमर के जो डिजीज़ आते हैं। ठीक है। अच्छा, आप दोनों का मैं इस चीज़ पे ओपिनियन लूँगी कि ना आजकल जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या जो नींद की अद्वियात हैं वो लोग बहुत कैंडी समझ के शायद यूज़ करने लगे हैं। पहले बहुत कम रेकमेंड करते थे डॉक्टर्स, और अब अगर डॉक्टर कोई सर्टेन टाइम पीरियड के लिए भी कहे ना कि आपने बस इतना अरसा इस्तेमाल करनी है, उसके बाद आपने अपनी एक्टिविटी चेंज करनी है, लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, लेकिन फिर भी बहुत से यंग लोग भी हैं जिनको मैं खुद भी जानती हूँ, वो उस दवाई को कंटिन्यू रखते हैं और वो कहते हैं हमें उसके बगैर नींद नहीं आती, और उनकी एज भी बहुत कम होती है। तो क्या इसकी वजह से भी हमारी ब्रेन हेल्थ इफेक्ट होती है? बिल्कुल होती है। सबसे पहली चीज़ ये कि जो लोग मेडिकेशन की तरफ बहुत जल्दी जाना स्टार्ट हो गए ना, वो तमाम वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म अप्रोचेस पे बहुत रिलाई करते हैं। हम जब थेरेपी की बात करते
करते हैं, हम जब कहते हैं अपनी स्लीप हाइजीन बेहतर करें, उसमें वक्त लगता है, लेकिन वो इलाज होता है जो पूरी ज़िंदगी आपको मदद देता है। लेकिन लोग ना इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं, वो कहते हैं अभी हमने गोली खाई, ये 5-10 मिनट में ना बस हमें नींद आ जाए। लोग अब सिर्फ इस वजह से मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं बिकॉज उनको इंस्टेंटली एक रिलीफ चाहिए होता है। और नींद की अदवायात इतनी जो हैं वो ख़तरनाक होती हैं कि ये डिमेंशिया की और अल्जाइमर की कॉज बनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको स्लीप के हवाले से कोई भी मेडिकेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही है कैंडी समझ के, अगर आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं ना, कोई भी केमिकल जो है वो आपकी बॉडी में जा रहा है, बेशक वो नींद का है या फिर कोई और भी है। इवन तो मैंने तो ये चीज़ भी बड़ी कॉमन देखी है कि लोग मल्टीविटामिन्स भी जो हैं वो कैंडी समझ के खाना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर है ना, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में भी बात की है कि अक्सर हम ना मेडिसिन आजकल एंटी डिप्रेसेंट्स या जो रात को सोने के लिए हम मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन हेल्थ इफेक्ट होती है और वो इन बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। तो इसका अगर हम इलाज की बात करें, क्योंकि जो इसकी मेडिसिन है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, अल्जाइमर की, तो अगर हम उस पर बात करें तो क्या टेक्निक्स हो सकती हैं और सिर्फ क्या मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन है? नहीं, क्योंकि साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट जो डोमेन के अंदर चीज़ें आती हैं ना, वो साइड बाय साइड हमेशा काम करती अच्छा डॉक्टर, आपको मैं दोबारा टोक रही हूँ, रिहाना ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम रिहाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिहाना। बाजी मेरा माहिर नफसियात से मेरा सवाल है, मेरा बेटा है 17 साल का, ठीक है, और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई भी बात हो, मुझसे लड़ाई करता है, अपने बहनों से, सिर्फ अपने पापा से सामने नहीं बोलता, ठीक है, मुझसे बहुत ये करता है। और ठीक है, हर बात पे गुस्सा आता है। रिहाना आप कॉल पे हैं हमारे साथ? ड्रॉप हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं उनका 17 साल। ठीक है रिहाना। इकलौता बेटा है इनका? नहीं, बहनें हैं, उन्होंने क्या बहनों से, लेकिन बेटा मतलब मे बी एक ही। अच्छा, गुस्सा जो है ना उसके मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। समटाइम्स ये होता है फैमिली के अंदर ही लोग कहते हैं कि जी बड़ा गुस्सा, हमारी फैमिली के अंदर ही गुस्सा रन करता है। उसकी एक सिंपल सी रीज़न होती है, मर्द हज़रात गुस्सा करते हैं, इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो फिर मर्द जो हैं वो गुस्से को कंटिन्यू करते हैं, उस लेगेसी को कंटिन्यू रखते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के वालिद साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, बेटा होगा जब वो गुस्सा करेगा ना तो वालिदा उसको हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगी, वो कहेंगी इनका ख़ानदानी गुस्सा है, वालिद साहब को भी गुस्सा आता है तो बच्चे को भी गुस्सा आता है। इनिशियल स्टेजेस पे इग्नोर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं बच्चा, क्योंकि 17 साल का इनका, तो जब आप एक अपनी बलोगत को पहुँचते हैं तो आपके अंदर हार्मोनल फ्लक्चुएशन आती है, वहाँ पर बच्चे चिड़चिड़े हुए होते हैं। वहाँ पर अगर सही तरह से हैंडल ना किया जाए बच्चों को, तो वो जो चिड़चिड़ापन है ना वो पूरी ज़िंदगी उनकी पर्सनालिटी के अंदर रह सकता है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। जब आपके हार्मोन्स जो हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं ना, आपको बड़े तरीके के साथ अपने बच्चे को हैंडल करना होता है। ज़बरदस्ती बच्चे के साथ नहीं करनी होती, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार के साथ उसको छूट भी नहीं देनी चाहिए। तो गुस्से की सबसे पहले कॉज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस रीज़न की वजह से गुस्सा आ रहा है, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम सलाम। मेरा तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा बातें भी भूलती हैं। एज कितनी है इनकी? एज कितनी है आपकी? 19। अच्छा, ओके, स्ट्रेस हो सकता है इसका, बातें भी भूलती हैं। ये इन्होंने एक अच्छी बात की, इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे बातें भी भूलती हैं। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस है जिसको ये मैनेज नहीं कर रही और हैं। अक्सर आपके बहुत सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है वो लॉस होने लग जाती है। ऐसा ही है, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप अंडर स्ट्रेस रहते हैं। जब वक्त गुजरता चला जाता है देन फिर आप चीज़ें भी भूल रहे होते हैं, और ये जो गुस्सा आ रहा होता है इसका मतलब ये है कि आपके कॉग्निशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हमजा, इसके हम ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं, तो ट्रीटमेंट के हवाले से हमें बताएं कि क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? अच्छा जी, देखें, जैसे तो अभी दोनों ने कॉलर्स ने क्वेश्चन किया है, उसमें गुस्सा, एक मैं थोड़ी सी इसमें एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ी सी इसमें बता दूं कि जो तो खून की कमी जिन ख़वातीन में या बच्चों में होती है उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर जो लोग बच्चे, ये ऑथेंटिक बात मैं बता रहा हूँ, रिसर्च वाली मैं अपनी नहीं रहा, लेकिन मेरे अपने पेशेंट्स का जो मैं डाटा वो बता रहा हूँ। और जो बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, उनमें भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और दूध बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, मैं ये रात को बता रहा हूँ कि बच्चों के लिए दूध फ़ायदेमंद नहीं है,
ये मेरी बात आप मैं ऑनलाइन बच्चों के लिए दूध अच्छा नहीं दूध है? अच्छा नहीं होता, ठीक है जी। ये चीज़ आप इसके रिसर्च पेपर इसके अमेरिकन के पढ़े हुए हैं, वो सारे आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए दूध और मीठा, आप इन दोनों बच्चों का, और ये जो बहन ने फ़ोन किया था, ये भी मीठा और दूध और जंक फूड अपना बंद कर दें। ये खुद अपने मूड्स का सेविंग जो है वो चेंज के होते देखेंगे कि इनके मूड्स में कितनी बेहतरी आ रही है। अच्छा, अब आप इलाज की तरफ की अगर बात करते हैं, अल्जाइमर है या डेमेंशिया है। अच्छा, हमारे यहाँ पर हम जिस तरीका इलाज के प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ बैठा हूँ होम्योपैथिक से, तो हमारी तरीका इलाज जो तकरीबन 300 साल पुराना होम्योपैथिक तरीका इलाज है। इसमें जो मेडिसिन अद्वियात दी जाती हैं वो ना तो मेरे बुखारी क्लिनिक की हैं और ना ही वो पाकिस्तान में किसी फार्मेसिस्ट की ऐसी हैं। पूरी दुनिया भर में इन दवाइयों को, इवन के WHO भी इसको रिकमेंडेशन करती हैं, इस तरीके इलाज के बिना अद्वियात की। उनमें मैं इन दवाइयों का नाम लूँगा, उनको आप गूगल करके ऐसी चीज़ करके उनके जो भी है इंडिकेशन है ये वो पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी दुनिया में, डॉक्टर साहब भी इस बात को मेरे सेकंड करेंगी, जिंको बाइलोबा एक ऐसी दवाई है जो अल्जाइमर के लिए और डेमेंशिया के लिए, इवन के जब अल्जाइमर की वजह से ही पार्किंसन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर आजकल शुरू हो गया, जिसको हम शिवलिंग बोलते हैं कि हाथ सामना शुरू हो जाते हैं। इनमें जिंको बाइलोबा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली मेडिसिन है। उसके बाद हमारे पास काली फास्फोरिकम एक दवाई आ जाती है, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो मल्टीविटामिन नेचुरल में आ जाते हैं। लेकिन अगर बीइंग होम्योपैथ में बात करूँ तो उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ें आती हैं वो एनाकार्डियम, जो बच्चों को सबक याद नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ, सबक याद नहीं कर सकते, तो बड़ी सक्सेसफुल ये चीज़ जा रही है। काली फास है, कॉफिया क्रूडा है, और इसी तरह से अगर एंजाइटी के लिए और नींद के लिए हम बात की जाती है तो उसके लिए पैसीफ्लोरा, वल्रियाना, इस तरह की मेडिसिन जो है ये वो अद्वियात हैं जो आपको ना तो एडिक्टिक करती हैं कि आप उन दवाइयों के आदी हो गए, और अगर आपने दवाई ले ली है 20-25 कतरे पी लिए हैं तो आपको नींद फ़ौरन आ जाएगी। ऐसा नहीं है, आप दवाई पीने के बाद यू कैन ड्राइव, यू कैन वॉच TV, यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन अगर अच्छा, हम क्योंकि अल्जाइमर के हवाले से बात करें, आपने 2-3 दफ़ा बताना शुरू किया तो बीच में कॉल्स आ गई थी, तो मैं चाहूँगी अब ज़रा आप उसको कंटिन्यू करें और बताएं अल्जाइमर की हम थेरेपी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि इसमें कोग्निशन जो है वो इम्पेयरमेंट वहाँ पे होते हुए देख रहे होते हैं, तो हम कोग्निटिव स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज जो हैं वो करवाना स्टार्ट करते हैं। जो ऐसे हजरात जो भरे होते हैं हमारे घर के, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के, हम उनके साथ छोटी छोटी गेम्स खेल सकते हैं जिनसे उनकी जो कोग्निशन है वो स्ट्रेंथन होगी। मिसाल के तौर पे हम वर्ड एसोसिएशन गेम्स खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसी खेली जाती है कि मैं एक वर्ड आपको बताती हूँ, पानी, पानी के लास्ट पे आता है ये, अब ये से आपने बनाना है कोई न्यू वर्ड, उससे जोर लगेगा उनके जहन में। गेम में एक तो मज़ा भी आएगा, वो आइसोलेटेड भी फील नहीं करेंगे, और उससे ये होगा कि उनके ब्रेन की एक एक्सरसाइज होती चली जाएगी। फिर उनकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम घर की कोई 10 चीज़ें एक पेपर पर लिख कर उन्हें दे दें, उनको कहें 1 मिनट तक आप ये पेपर देखते रहें। बड़ी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, उसमें पत्ती लिखी हो, उसमें चीनी लिखी हो, उसमें नमक लिखा हो, बड़ी बेसिक सी चीज़ें। वो 1 मिनट तक उसको देखें और फिर उसके बाद उसको रिकॉल करें, उससे भी उनकी जो कॉग्निशन है वो स्ट्रेंथन होगी। इसी के साथ साथ होता ये है कि कुरान पाक में एक आयत है, उसका मफ़हूम ये है कि हम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जिस इंसान को लंबी उम्र अता करते हैं उसको वापसी की तरफ मोड़ देते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, वालिदैन क्या करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। हम हमेशा वालिदैन को ये कहते हैं अपने बच्चे का ख्याल तो रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे को पैम्पर नहीं करना, बच्चे को अपने काम कुछ खुद भी करने देने हैं। अब जब हमारे ही वालिदैन ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं वो वालिदैन को रेस्ट दे देते हैं, वो कहते हैं आप ना करें, हम खुद ही करेंगे। मसला ये होता है, हम एक कहावत जो है वो बचपन से सुनते आए हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना वो एक मशीन की तरह है, मशीन अगर काम नहीं कर रही होती उसको जंग लग जाता है। और ये बात सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग से रिलेटेड नहीं है, वो हमारी बॉडी के बाकी पार्ट से भी रिलेटेड है। अगर हम चलेंगे फिरेंगे नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं ना रहेगी, जिसके लिए हम कहते हैं कि आप मूवमेंट करते रहें। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे ऐसे लोग होते हैं जो रिटायर हो चुके हुए होते हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है ना, बच्चे उनके प्यार में उनको बिल्कुल बिस्तर पे बिठा देते हैं, उनके साथ अगर वक्त भी गुजार रहे होते हैं तो उस वक्त में या तो वो ख़बरें देख रहे होते हैं या फैमिली का कोई सिनेरियो जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। अल्जाइमर क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं है, उसमें आपकी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपके जो भी वालिदैन हैं आप उनको एटलीस्ट उनके काम खुद करने दिया करें, उनको बिल्कुल बिस्तर पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने काम खुद करते रहें, उनका एक हल्का अहबाब भी हो, वहाँ पे जाएं, बातें भी करें, घर से भी बाहर निकलें। ठीक है, एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर हमजा ये बताएं, आपके नज़र में क्या टेक्निक्स हो सकती हैं अगर आप अपने ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, मेमोरी को अच्छा रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। इसमें सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि जिन लोगों में ये चीज़ें आ रही है उसके लिए ग्रीन एरिया में वॉक बहुत ज़रूरी है, जहाँ दरख्त हैं, जहाँ सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे यहाँ पर रेस कोर्स है या हमारा बाग जना है। और अक्सर कहा जाता है सुबह उठ के नंगे पैर आप वॉक करें घास बिल्कुल पे। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो लोग तो वॉक इस तरह से करते हैं उनकी ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, सारा दिन मूड स्विंग्स अच्छे रहते हैं। उसके बाद जिन लोगों को अल्जाइमर या डिमेंशिया स्टार्ट हो रहा है उनको कोशिश करें कि जब वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सजदा लंबा करना शुरू कर दें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये भी एक चाइनीज़ की रिसर्च है जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि ये भी कितना अच्छे तरीके से ये आपकी ब्रेन हेल्थ को जो वो इम्प्रूव करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी फ़र्दर जो एक्टिविटीज़ हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें हमारा जो एनवायरनमेंट है कि हम अपने जो बुज़ुर्ग हैं या ऐसी चीज़ें लोग हैं उनको साथ बैठ के इस तरह से टाइम स्पेंड करें, उनको नहीं करें। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और आपके ऐड करता चलूँ कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस के हवाले से पेशेंट आते हैं 2 या 3 साल 4 साल पहले आया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते रहते हैं चीज़ों को और किस चीज़ को देखते हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे अपने वैसे पेशेंट्स को प्रेडिक्शन की कि जो आप अपना बोलने के जो स्पीड, इसलिए आप मुस्कुरा भी रही हैं कि आप ये कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि इवन के उनके जो अल्फाज पीछे से आ रहे होते हैं, ज़ुबान उस तरह साथ नहीं दे रही होती, इतनी स्पीड में वो बोल रहे होते हैं और हर चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि चीज़ इस तरह से ठीक होनी चाहिए। वो लोगों को भी एक टाइम आता है कि वो खामोश हो जाते हैं कि सामने आग भी लगी हो ना तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, लगी रहे कि टाइम आएगा। तो जो बंदा ये देखता है कि वहाँ पर वो दूर कोई चीज़ हो रही है तो उसकी सेंसेशन को भी, उसकी एक्टिविटी को भी वो पॉइंट आउट करते हैं। एक तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनकी जो मेमोरीज में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, खामोश हो जाते हैं। और फिर दूसरे ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं चलता कि हमने क्या बात करनी है, घर में किस तरह रहना है, कपड़े पहनने हैं नहीं पहनने। तो ये चीज़ें जब आप इन्वायरमेंट इस तरह से घर में एक बना के दे रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अखरोट जैसे बहुत फ़ायदेमंद है इसमें, अगर न्यूट्रिशन में हम आ जाएं। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम रियाज। जी 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 रियाज, सवाल कीजिए। जी जी मेरी ना याददाश्त बहुत कमजोर है और नींद मुझे बहुत ज्यादा आती है। ये कह लें कि मैं बाइक पे भी बैठा होता हूँ तो नींद आ जाती है। कितने अरसे से ऐसा ही हो रहा है? और कब से हो रहा है ये, और आपकी एज क्या है? एज मेरी 54 है। राइटिंग का मैं टीचर हूँ। इसमें अच्छा है, मैं पूरे पाकिस्तान में लेक्चर देने के लिए जाता हूँ। अच्छा ठीक है, और कब से हो रहा है ये आपके साथ? ये काफी पुराना है। कितना? ये कह रहे कि 20 साल पुराने कह रहे। यादाश्त तो ठीक है फिर आपकी। आपको याद है कि 20 साल पहले आपके साथ ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा बताएं। ऑक्सीजन की बेसिकली कमी आ जाए ना, जब बॉडी के अंदर आपके दिमाग को उस तरह से नहीं जा रही और खाना खाया तो फ़ौरन जो है वो आपको चीज़ आ जाती है, उस वजह से भी होती है। हमारी होम्योपैथिक में दवा होती है कार्बोविच और आर्सेनिक एल्बम, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ इसमें चीज़ होती हैं। बाकी डॉक्टर साहब कुछ टेक्निक ऐसी बता देती है जिससे हेल्प हो। सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने ये की कि 20 साल से ये इतनी चेंजिंग जो है वो देखते चले आए हैं और उनको याद है, इतना मजबूत कर दिया है उन्होंने अपने इस मसले को। 20 साल पहले अगर वो इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते तो कितनी बेहतरी आ जाती इनके अंदर। बहरहाल अभी यही है कि अपनी डेली जो एक्टिविटी है उसको बेहतर करें। एक्सरसाइज जो है वो लाजमी तौर पे किया करें। अगर वो डायरेक्टली एक्सरसाइज की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहते ना तो 30 मिनट की वॉक जो है वो शामिल करें। 40 मिनट पे आएँ, 50 मिनट पे आएँ अगर वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो तेज़ वो करें। वॉक जो है ना वो वॉक करें, सिर्फ चलना नहीं है उसमें, वॉक जो है उसमें पसीना आना चाहिए, उससे फिर ये चीज़ें इनकी इंप्रूव कर जाएंगी। और इनको मोस्टली इनको स्लीप एपनिया भी होगा डेफिनेटली, अगर इनसे वो दोबारा सुन रहे हैं ना तो स्लीप एपनिया भी होगा, तो उसके बारे में भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके जब दवाई लेंगे तो इनका ये मामला इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। इसमें ये होता है कि जब आप रात को सो रहे होते हैं तो आपको वो मुँह खोल के सांस लेना पड़ता है या मशीन लगानी पड़ती है, ठीक है। उसमें आपके बेसिकली जब आप कभी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो तो थोड़ा सा शीशा अगर खोलेंगे तो एक साउंड आता है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर आना शुरू हो जाता है। या शीशा नीचे कर दें तो वो साउंड शोर खत्म हो जाएगा, या ऊपर कर दें तो वो शोर खत्म हो जाएगा। 2 चीज़ें इसमें होती हैं। तो जब आप आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चीज़ मुंह खुला रह जाता है, उसमें फिर वो एक साउंड आना शुरू होता है और आपको घुटन होना शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल इसमें कम होता है। आपकी जो ऑक्सीमीटर्स पर अगर लगाएं उसमें जो ऑक्सीजन लेवल उस तरह से नहीं आ रहा होता तो वो कम होता है उसमें। तो उसके लिए जो फिर है ये आर्टिफिशियली यानी ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के, ये पाकिस्तान में भी बल्कि नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग इस बीमारी में से गुजर रहे हैं तो उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अद्वियात मौजूद हैं जो स्लीप एपनिया में बड़े हेल्प आउट करती हैं कि
कि पेशेंट जो है ना वो बगैर किसी उसके मशीन के या बगैर किसी उसके वो सो सकता है आराम से, कि जैसे ही सोएगा उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये चीज़ होती है इसमें, दिमाग को ऑक्सीजन उस तरह से नहीं मिलती। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सादिया, सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है कि मुझे ना हर वक्त दर्द रहता है बॉडी में, हर वक्त दर्द रहता है। ठीक है, किधर दर्द रहता है? वो विटामिन डी अपना टेस्ट करवाएं ना। ये पूरी बॉडी में अगर दर्द है, हड्डियों का दर्द है या मस्कुलस पेन है या इनको फाइब्रोमाइल्जिया है, वो तो कोई देख के बता सकता है। अगर इन्होंने कोई टेस्ट करवाएं तो उसके मुताबिक ये देखें, फिर पता चल सकता है कि ये चीज़ है इसमें। टेस्ट करवाएं आपने? डॉक्टर मुझे कहते हैं कि पट्टों में खिंचाव हुआ है। ठीक है, मेडिसिन भी यूज कर रही हूँ। नहीं, उन्होंने क्वेश्चन किया आपने कुछ टेस्ट करवाए हैं, विटामिन B12 अपना चेक करवाया आपने, या विटामिन डी चेक करवाया या मैग्नीशियम चेक करवाया आपने बॉडी में, ये बताइए। वो कह रहे हैं डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने कहा पट्टों में खिंचाव। वो तो देखें जी, उसने बता दिया ना, ऐसे ही देख के बता दिया। पट्टों में खिंचाव किस क्यों होगा, कोई कॉज होगी ना उसकी पट्टों में खिंचाव की, वैसे तो नहीं हो सकता पट्टों में खिंचाव। सादिया, कोई टेस्ट करवाया आपने? आई गेस हमारे साथ नहीं है। अच्छा, क्या आप ऐड करना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब उन्होंने आधी बात तो बताई है हमें। वो मैं तो इतनी होम्योपैथिक मेडिसिन ही बता सकता ना उसमें। अगर इनकी ये मदर फीड नहीं करवा रही तो फिर इसमें ये चीज़ें, मैग्नीशियम फास्फोरिकम है जो मसल्स के लिए, फाइब्रोमाइल्जिया के लिए बहुत अच्छा काम करती है, जो मसल्स के लिए। जेल्सीमियम दवाई है हमारी, ये बहुत अच्छी इसमें काम करती है। तो बाकी जो टिप्स हैं वो फिर मैं डॉक्टर साहब को बेहतर बता सकती हूँ उसके हवाले से। जी डॉक्टर, जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है ना, ऑब्वियसली हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि उनकी डाइट किस तरह की है। जितना भी सर बता रहे हैं कि डाइट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा ही है। अगर आपके अंदर कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी हुई हुई है, आप जितनी मर्ज़ी थेरेपीज़ जो हैं वो करवाते रहें, जब तक आप अपनी वो विटामिन्स की डेफिशिएंसी को कंप्लीट नहीं करते, थेरेपीज़ आप पर वर्क नहीं करेंगी। तो ये जो भी है, पहली बात तो ये कि इनकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी प्यारी थी, या पता नहीं यहाँ पे हमें बड़ी प्यारी सुनाई दी। और इनसे मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले ये अपनी डाइट अच्छी करें, अपने विटामिन्स की जो भी डेफिशिएंसी है उसको ठीक करें। उसके बाद ये कि ये माइंडफुलनेस बेस्ड एक्सरसाइजेस किया करें। पट्टों में अगर खिंचाव है भी तो ज़रा सी टेंशन के साथ, ज़रा सी टेंशन ये लेंगी और इनका पट्टों का खिंचाव जो है वह ज़्यादा हो जाया करेगा। एक थेरेपी यूज़ होती है, डैट इज़ PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी। वैसे तो ये प्रॉपर एक थेरेपी है, लेकिन सिर्फ एक टेक्निक की सूरत में मैंने बता देती हूँ कि जहाँ पर भी इनको दर्द महसूस हो रही होती है ना, अपने वो वाले मसल्स को अकड़ा लिया करें 5 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पेन हो रही है, आप फुल अकड़ा लें। जब आपको यहाँ पे फुल अकड़ा हुआ अपना मसल फील हो रहा है, आहिस्ता 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 इसको रिलैक्स करना स्टार्ट करें। 20 मिनट 20 दफ़ा या 20 मिनट वो ये किया करें, फ़ौरी तौर पे इनको यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर पट्टों के खिंचाव के अलावा, बॉडी पेन के अलावा इनको टेंशन भी रहती है, तो उसके लिए मैं इनको ये कहा करूँगी कि ये लेटर लिख लिया करें। जो भी टेंशन है, जो भी जहन में गुबार है, उसे एक लेटर की सूरत में लिख के अपने जहन से निकालने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे ब्रेन हेल्थ के हवाले से, और जो ब्रेन से रिलेटेड मुख्तलिफ डिजीज़ हैं उन पर हमने बात किया। स्पेशली अल्जाइमर के हवाले से हमने बात किया, इसके कॉजेज़ पे, इसके सिम्टम्स पे, और इसको हम कैसे हील कर सकते हैं, इस पर भी बात करें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हिना फातिमा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हमजा बुखारी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।